बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मुदस्सर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल इश्यूज़। आज हम बात करने जा रहे हैं मुश्किल मैंने अर्ज़ किया था कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कुछ टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो मुश्किल होते हैं, उनकी समझ नहीं आती, तो आज हम वो समझाएंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले बात करें, पिछला जो मैंने लेक्चर ख़त्म किया था वो था रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जो तकसीम थी। सूबा था, फिर उसके बाद डिवीज़न्स थी, फिर ज़िला, उसके बाद तहसील के बाद मैंने अर्ज़ किया था कि छोटे छोटे रेवेन्यू स्टेट में तकसीम, और रेवेन्यू स्टेट पे जाके मैंने ख़त्म कर दिया था। अब रेवेन्यू स्टेट से आगे चलते हैं। रेवेन्यू स्टेट का मतलब ये था कि तहसील को मुख्तलिफ़ पार्ट्स में, हिस्सों में तकसीम किया गया था, जिसको कहते थे रेवेन्यू स्टेट या महालात भी कहते हैं। महाल कहते हैं, ये एक महाल है, ये एक रेवेन्यू स्टेट है। मिसाल के तौर पर एक महाल या रेवेन्यू स्टेट एक गांव पर मुश्तमिल हो सकता है, उसे कहते हैं, ये जनाब स्पेसिफिक एक यूनिट है जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का है, रेवेन्यू स्टेट या महाल। अब महाल जो है इसको मौज़ा भी कहते हैं। एक गांव को हम क्या कह सकते हैं, ये गांव जो है ये मौज़ा है या ये एक महाल है, एक ही बात है। हर गांव जो है वो मौज़ा नहीं होगा। कौन सा गांव मौज़ा होगा? जो एक रेवेन्यू स्टेट का यानी एक यूनिट पे मुश्तमिल होगा, बड़ा गांव होगा कि उसको पूरे गांव को एक रेवेन्यू स्टेट या महाल का नाम दिया गया है रिकॉर्ड के अंदर, रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर। ऐसे गांव को हम कहेंगे ये एक पूरा मौज़ा है। ठीक है, मौज़ा जो होता है, अब छोटा सा गांव हो, थोड़ी सी आबादी हो या थोड़ा सा रकबा हो, तो फिर इसको मौज़ा नहीं कहते। मौज़ा ऐसे गांव को कहेंगे जिसको कम से कम एक रेवेन्यू स्टेट या एक महाल का एरिया हो उसके पास, और इस गांव के पास अपना रजिस्टर हकदारान ज़मीन हो, इसके पास अपना जनाब मसावी हो, रजिस्टर दाखिल खारिज इंडिपेंडेंट हो इस गांव का, तो इसको कहते हैं ये मौज़ा है। मौज़ा एक यूनिट, एक रेवेन्यू का बड़ा यूनिट मौज़ा या महाल या रेवेन्यू स्टेट। इससे आगे चलें, एक गांव की अब हमने मिसाल ले लिया, बड़ा सा गांव था जो मौज़ा है, जो महाल है, जो रेवेन्यू स्टेट है। इससे आगे इस गांव के अंदर देखा ये जाएगा कि हमने टैक्स कलेक्शन करनी है। टैक्स कलेक्शन करने के लिए यार कौन कौन सी बरादरी इधर रहती है? वो कहते हैं जनाब इधर तो गुज्जर बरादरी है, अराई बरादरी है, इधर तो जट बरादरी है, इधर तो क्रिश्चियन बरादरी है। अब ये लोग जब, अच्छा तो टैक्स यार कहाँ से शुरू करें? ऐसा करते हैं कि हम वो जट बरादरी से शुरू कर लेते हैं। जट बरादरी के पास जाते हैं, इनका एक यूनिट बना देते हैं, बड़ा सा, बड़े काफ़ी सारे खेतों पे मुश्तमिल है एक यूनिट। यार जटों की ज़मीन फलां है ना, हाँ जी ठीक है, रास्ते के उस तरफ इतने सारे खेत, ये सारे जट हैं, तो इनका पहले एक नंबर लगाओ, एक खाता है जनाब, ये जट बरादरी है तो इनका खाता एक बना देते हैं। ठीक है, इसे खेवट भी कहते हैं। खेवट या खाता एक ही बात। इतना बड़ा सा एक खाता बना दिया है कि ये जनाब फलां बरादरी का सिस्टम है, या एक बाबा जी थे बड़े से, उन्हीं की ज़मीन थी, अगर तकसीम होते होते हो रही है, तो मेन जो बाबा जी की लैंड थी उसको एक साइड पे हमने कर लिया, बड़ा सा, ये सारी ज़मीन जो है ये एक खाता या खेवट है। नंबर लगा दें इसके ऊपर, ये नंबर बदल भी सकता है, पक्का नंबर नहीं होता ये। अच्छा, ये हो गया खेवट या खाता। उसके बाद दूसरी तरफ देखा, ये ज़मीनें, ये तो जनाब अराई बरादरी की है, अराई बरादरी की, अच्छा ये सारी अराइयों की है, चलो इसको भी एक नंबर दे दो, ये इनका खाता नंबर हो गया। बड़ा यूनिट खाता नंबर, महाल मौज़ा, उसके अंदर खाता नंबर या खेवट नंबर, ये मुख्तलिफ खेवट नंबर बड़े बड़े हमने यूनिट बना दिए गांव के, खाता या खेवट के नाम से। ये खेवट नंबर फलां, ये खेवट नंबर फलां, वो खेवट नंबर फलां। खेवट के बाद खतौनी। खतौनी क्या? ये था मलकियत की बेसिस पे हमने खेवट बनाए थे, मालकान फलाने फलाने फलां, इधर फलां फलां मालकान है। अब खतौनी का नंबर कैसे लगाते हैं? देखते हैं कि जनाब अब मालिक कोई भी हो, टैक्स कौन पे करता है? जो काश्त करता है। मसलन मेरी ज़मीन थी, मैंने 10 साल के लिए किसी बंदे को ठेके पे दे दिए, पट्टे पे दे दिए।
अब वो जो बंदा ले लिया, मैं बैरून मुल्क चला गया, जो बंदा जिसने ली है ना ठेके पे, वो काश्तकारी कर रहा है, उससे बेनिफिट उठा रहा है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट उससे कहेगा कि टैक्स दो, फिर उससे टैक्स लिया जाएगा। अब खतूनी नंबर इस बेसिस पे लगाया जाता है कि जो काश्तकार है, बाज़ दफ़ा ऐसा भी है जो मालिक है वही काश्तकार होता है, तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मिसाल के तौर पर 10 खेत हैं, 5 भाई हैं, वो 2-2 खेत हर बंदे को आ जाते हैं। ये 10 खेत जो थे, ये था एक खाता नंबर या खेवट नंबर 10 खेतों पे मुश्तमिल है। इसके अंदर 5 भाई थे, हर भाई के पास 2-2 खेत थे, बीच में से 2 भाई ऐसे थे उन्होंने ठेके पे दे दिया, 3 ऐसे हैं वो खुद काश्त कर रहे हैं। अब इसके अंदर 2 खतूनियाँ बन जाएंगी। एक खतूनी नंबर कि इसके जो ठेके पे जिस बंदे ने लिया, असलम ने लिया ठेके पे, तो ये असलम का खतूनी नंबर एक लगा दो। दूसरा वो जो दूसरे हैं उनका खतूनी नंबर लगा दो कि टैक्स इससे वसूल करना है, इसका टैक्स इससे वसूल करना। खाता या खेवट, उसके बाद खतूनी नंबर। खाता किस बेसिस पे था? मिल्कियत की बेसिस पे था। खतूनी, अब ये बारीकी में थोड़ा सा चले गए कि काश्त कौन कर रहा है, वो फिर हम विज़िट करते हैं, हम देखते हैं कि ये किसके ज़ेरे काश्त है, कौन बंदा फसलें काश्त कर रहा है इधर, वो ठेकेदार हो, वो मालक हो, जो भी हो, फिर उसको खतूनी नंबर लगा दिया जाता है, फिर उससे टैक्स वसूल किया जाता है। अब खतूनी नंबर भी लगाया तो ठेके पे बंदे ने 50 एकड़ ली होगी, 10 एकड़ ली होगी, उसका खतूनी नंबर एक लग गया कि इस बंदे से टैक्स वसूल करना है। इससे आगे चलिए, इससे आ गया कि अब खतूनी नंबर लग गया 10 खेतों को, 5 खेतों को एक खतूनी नंबर लग गया। हर खेत के ऊपर भी एक नंबर लगाया जाता है। ऐसा खेत जिसकी पैमाइश की जा सके, जो इंडिपेंडेंट खेत हो, पैमाइश हम कर सकते हैं, सेपरेट हो, हर फील्ड को, हर खेत को एक नंबर लगाया जाता है, उसे कहते हैं ये खसरा नंबर है हर फील्ड का। अब खसरा नंबर सबसे छोटा यूनिट हो गया। खसरा नंबर परमानेंट नंबर है, ये कभी चेंज नहीं होता, आगे पीछे नहीं होता, ये फिक्स नंबर होता है। सेल कर दो, ठेके पे, ये नंबर नहीं बदलेगा। खतूनी नंबर बदल सकता है, खेवट नंबर बदल सकता है, लेकिन खसरा नंबर नहीं बदल सकता। छोटा यूनिट है, एक खेत की हद तक ये यूनिट है। तो आप अंडरस्टैंड कर लिया होगा, खसरा नंबर, एक एक खेत का नंबर। फिर उसके बाद ये देखना काश्त कौन कर रहा है। एक बंदा 5 काश्त कर रहा है खेत, उसको खतूनी नंबर 1 दे दिया जाएगा। फिर उससे ऊपर बड़ा खाता नंबर या खेवट नंबर, बड़ा फील्ड, ये बरादरी फलां थी, इसका एक पूरा फील्ड, ये दूसरे का फील्ड, ये तीसरे का फील्ड। इस तरह ये सारे इंडिपेंडेंट यूनिट्स हैं। ऊपर से महाल से हमने शुरू किया, फिर हम गए खेवट या खाते पे, फिर खतूनी पे गए, और फिर छोटा खसरा नंबर एक एक खेत का हमने बताया। सबसे अहम जो डॉक्यूमेंट है ना, इसे कहते हैं, आपने अक्सर सुना फ़र्द, या आपने सुना होगा जमाबंदी, या आपने सुना होगा रजिस्टर हकदारान ज़मीन, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स का रजिस्टर। ये सारी चीज़ें एक ही बात है, इन सब का ताल्लुक़ एक ही चीज़ से है, एक ही रजिस्टर है, बुनियादी रजिस्टर। रजिस्टर हकदारान ज़मीन, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स भी कहते हैं, जमाबंदी भी कहते हैं। इसी से फ़र्द जो जारी होती है उसका ताल्लुक़ भी इसी रजिस्टर से। ये रजिस्टर जो है बुनियादी रिकॉर्ड को मेंटेन करता है। ज़मीन का मेन जो रिकॉर्ड है, इसके अंदर ही सारा दर्ज होता है। इसके अंदर लिखा होता है फ़लाँ ज़मीन, उसका खसरा, खेवट, खतूनी, ये सारा लिखा होता है। फिर इसका मालिक कौन है, इसका काश्तकार कौन है, जनाब इसके बारे में मज़ीद डिटेल्स, इसके ऊपर कोई बाहर तो नहीं है, स्टे वगैरह तो नहीं है, कहीं रहन रखी हुई है, जो भी उसकी डिटेल्स हैं वो सारी उस फ़र्द के अंदर, उस रजिस्टर हकदारान ज़मीन के अंदर दर्ज होती हैं। मज़ीद इंशाल्लाह अर्ज़ करते हैं कि आगे कौन कौन सी तफासील हैं। कुछ तो मैंने अर्ज़ कर दिया कि खेवट, खसरा, खतूनी ये क्या होते हैं। मज़ीद पूरा गांव जो होता है, ज़मीन तो एग्ज़िस्ट कर रही है, कहीं फील्ड है, फलां खसरा नंबर है, खतूनी है, खेवट है, जो भी ये एग्ज़िस्ट कर रहे हैं, इनकी पैमाइश करके अगर हम किसी कागज़ पर दर्ज करते हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज करते हैं कि फ़लाँ जो खेत है उसकी इतनी पैमाइश है, फ़लाँ खेत है उसकी इतनी पैमाइशें करके उसको छोटे यूनिट्स में कन्वर्ट करके, मिसाल के तौर पर 1 किलोमीटर लाइन है, उसको बंदा कहता है जनाब 1 इंच है, ठीक है, 1 इंच से उसको तनासुब के साथ लिख के एक नक्शा बनाते हैं कागज़ के ऊपर, इसे कहते हैं मसावी। ये एक और
टर्मिनोलॉजी। मसावी क्या होती है? नक्शा कागज़ के ऊपर बना होता है। बाज़ दफ़ा एक और बड़ा नक्शा होता है, वो कपड़े के कागज़ कपड़े के ऊपर बना होता है, तो इसे क्या लट्ठा कहते हैं। बाज़ दफ़ा इसे कहते हैं शजरा पारचा। अब शजरा पारचा क्या? पूरे गांव का, पूरे मौज़े का एक बड़े से कपड़े के ऊपर नक्शा बना होता है। ये फ़लाँ का घर है, फ़लाँ की हवेली है, फ़लाँ सिस्टम, सारा इतनी ज़मीनें, उतनी ज़मीनें, सारा मेंशन किया होता है। ऐसे ही लग रहा होता है जैसे बंदा गांव में खड़ा है तो हर चीज़ उसके ऊपर मेंशन की होती है, पूरा नक्शा। इसे कहते हैं शजरा पारचा। एक लफ्ज़ आपने सुना होगा, इज्तिमाल। इज्तिमाल ये होता है, कभी कभार होता है, कई सालों बाद। इज्तिमाल ये होता है कि किसी बड़ा यूनिट, हमने क्या बताया था, खाता या खेवट। किसी खेवट के अंदर खसरा नंबरान, एक बंदे का जनाब खसरा नंबर यानी खेत, उसको ये वाला मिला, वो वाला मिला, दूसरा उसी खेवट के अंदर इसको फ़लाँ फ़लाँ जगह पे भी खेत मिल गया। इस्तेमाल ये होता है कि बिखरे हुए मुख्तलिफ खसरा नंबरान को इकट्ठा कर लिया जाए। इस मालक को जनाब खसरा नंबर 1 था और 10 था इसके पास, इसे 1 और 2 दे दिया जाए, और जिसके पास दूसरा मालक, आप इसमें एक्सचेंज वगैरह कर लेते हैं, तो एक मालक की ज़मीन को कोशिश किया जाता है एक ही जगह पे इकट्ठा कर दिया जाए, दूसरे को दूसरा, ताकि इनकी लेवल रहे, हिसाब किताब करीब करीब, सिस्टम मैनेजमेंट आसान हो जाए। इसे कहते हैं इस्तेमाल। 50 साल बाद होता है, कहीं यानी ज़्यादा अरसे के बाद, कभी कभार होता है शाज़ो नज़री इस्तेमाल। इसके अलावा आपने सुना होगा कि एक होता है रजिस्टर दाखिल खारिज। अब रजिस्टर दाखिल खारिज ये होता है कि जब भी कोई ज़मीन हम बेचते हैं, ख़रीदते हैं, तो इंतकाल करवाते हैं ज़मीन का। इंतकाल एक होता है, फ़ौत हो गया फ़लाना, इंतकाल हो गया, वो वाला इंतकाल। ये मुंतकिल करना, यानी ज़मीन को मुंतकिल करना, इंतकालात रजिस्टर इसे बोलते हैं। इंतकालात रजिस्टर या रजिस्टर दाखिल खारिज। मतलब ये कि कोई ज़मीन किसी के नाम थी, अब दूसरे के नाम ट्रांसफ़र हुई है, उसके नाम थी, इसके नाम ट्रांसफ़र हो गई। इसके अंदर दर्ज कर दिया जाता है कौन दाखिल हुआ एज ए मालक, कौन मलकियत से खारिज हुआ। इसे कहते हैं रजिस्टर इंतकालात या रजिस्टर दाखिल खारिज। फिर एक होता है फील्ड बुक। फील्ड बुक ये कभी एक बार, जैसे इस्तेमाल जब हुआ था ना, तो इस्तेमाल सालों बाद फिर फील्ड बुक तैयार होता है, उसके अंदर पैमाइश लिखी होती है कि फ़लाँ 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 खेतों की पैमाइश क्या है। इस तरह गिरदावरी क्या होता है? गिरदावरी ये होता है, गिरदावरी रजिस्टर ये होता है। रजिस्टर गिरदावरी का मतलब होता है कि इसके अंदर खसरा नंबर दर्ज होते हैं, खेतों के नंबर दर्ज होते हैं, और साथ लिखा होता है कि इस खेत के अंदर कौन सी फसल काश्त की है, बड़ी महंगी अच्छी फसल काश्त की है, वो भी दर्ज करते हैं। गंदम है, चावल है, आलू है, कपास है, क्या है, जो भी है वो भी दर्ज करते हैं, क्योंकि टैक्स लेना होता है। ये बड़ा समझदार रजिस्टर होता है। लिखा होता है फ़लाँ खेत, उसका खसरा नंबर ये, उसके अंदर फ़लाँ काश्त कर दिया इसने, जो भी काश्त कर लिया वो भी दर्ज करते हैं, अब इससे टैक्स वसूल करेंगे। ये है रजिस्टर गिरदावरी। फिर इसके अलावा एक होता है रजिस्टर फ़र्द बदर। अब फ़र्द बदर क्या है? रजिस्टर, इस रजिस्टर के अंदर अगर कोई इंतकालात करते हैं ज़मीन के मुतल्लिक़ा, गलती हो जाती है, नाम गलत लिखा गया, वल्दियत गलत लिखी गई है, मिसटेकनली कोई गलती छोटी मोटी हो जाए, तो उसको दुरुस्त कर, एक प्रोसेस के ज़रिए दुरुस्त करते हैं, और फिर एक रजिस्टर फ़र्द बदर के अंदर दर्ज करते हैं। ये है फ़र्द बदर। इसी तरह ज़मीन की कुछ अक़साम भी हैं। मसलन आपने ये लफ्ज़ सुना होगा कि गैर मुमकिन आबादी। गैर मुमकिन आबादी क्या होता है? गैर मुमकिन आबादी ये होता है ऐसी ज़मीन, मिसाल के तौर पर किसी ज़मीन के ऊपर से रेलवे लाइन गुज़र रही है, कब्रिस्तान है उधर, या उधर एक तालाब है, गाँव देहातों में होते हैं, छप्पड़ भी कहते हैं इसे, या फिर इधर मस्जिद बनी हुई है, ऐसी ज़मीन गैर मुमकिन आबादी कहलाती है। फिर एक ऐसी ज़मीन होती है जिसको बंजर ज़मीन है, बंजर जिस पे कुछ काश्त नहीं होता, कुछ फसल उगती नहीं है, बंजर कदीम, जो काफ़ी अरसे से बंजर पड़ी हुई है, बंजर कदीम कहलाती है। ऐसी ज़मीन जो बंजर थी लेकिन फ़र्स्ट टाइम इस पे हल चलाया गया है और इसको काश्त किया गया, पानी लगाया गया, ऐसी ज़मीन को कहते हैं कलबा रानी। ये कलबा रानी ज़मीन है। कुछ ऐसी ज़मीन उससे कहते हैं ये चाही ज़मीन है। चाही से मुराद है कि इसको ट्यूबवेल से, इसको कुएं से पानी लगता है, चाही ज़मीन है। फिर नल चाही, नल चाही का मतलब है ट्यूबवेल से इसे पानी लगता है, ट्यूबवेल
कुआं भी, ये भी एक कुआं होता है ट्यूब वेल, ट्यूब की शक्ल का, जिसे आजकल ट्यूब वेल कहते हैं। वेल से अगर लगे, कुएं से लगे तो इसको कहते हैं चाही ज़मीन, अगर ट्यूब वेल से लगे इसे कहते हैं नल चाही ज़मीन। फिर इसी तरह आगे फर्दर कैटेगराइज करें, जलारी ज़मीन, जलारी ज़मीन होती है जो किसी चश्मे वगैरह से सैराब हो जाती है। फिर एक ज़मीन की किस्म है, इसे कहते हैं बारानी, बारिश वगैरह से सैराब हो जाए। नहरी ज़मीन होती है, वो नहरी पानी से सैराब हो जाती है। सैलाबी ज़मीन होती है, सैलाब के पानी से सैराब हो जाती है। तो इस तरह ये ज़मीन की कुछ अक़साम भी हैं। उम्मीद है कि आपने जो रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर इस्तेमाल होने वाली कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनके बारे में आज कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर सीखा है तो दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें, इससे अपना इल्म भी बढ़ता है। अल्लाह ताला हमें अपने लिए, दूसरों के लिए अच्छा सोचने की तौफीक अता फरमाए। थैंक यू वेरी मच।